Assalamu alaikum dear students. Welcome to this demo video for first year super fast revision FSFR session. आज की इस डेमो वीडियो में हम सारा प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं ज़रा सुपर फास्ट रिवीजन वे में इन शॉर्ट टाइम इंशाल्लाह। सपोज कीजिए ये आपके पास एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मास सपोज कर लीजिए m है। अगर इस ऑब्जेक्ट पे मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाऊं तो ऑफ कोर्स ये रोल डाउन होते हुए ज़मीन पे मूव करेगा और ये एक डायमेंशन में यानी एक डायरेक्शन में मूव करेगा। दिस टाइप ऑफ मोशन जिसमें बॉडी एक डायमेंशन में मूव करती है उसे हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, 1D। इन द सेम वे अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता एट राइट एंगल टू द ग्राउंड तो तब भी ये बॉल वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रेट मूव करता लाइक दिस और फिर वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाता जस्ट एक डायमेंशन में मूव करते हुए। तो ये भी एक वन डायमेंशनल मोशन हो गई। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन एंगल पे थ्रो किया जाए विद द ग्राउंड, दैट एंगल इज से थीटा, तो अब ये बॉडी एक्चुअली अपने इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट मूव करना चाहेगी लेकिन ग्रेविटी उससे बेंड करेगी नीचे की तरफ और अल्टीमेटली अब इसका जो पाथ होगा दैट वुड बी अ 2D पाथ लाइक दिस। ये जो येलो कलर से मैंने पाथ बनाया है एक्चुअली इस पाथ में बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रही है, कुछ वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रही है एट द सेम टाइम। दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टन हाइट पे ले जाकर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते तो तब भी ये अपने इनर्शिया की वजह से आगे जाना चाहता लेकिन ग्रेविटी इसके स्ट्रेट लाइन पाथ को बेंड डाउन करके एक 2D पाथ में कन्वर्ट कर देगी लाइक दिस। तो ये जो रेड कलर का आपको पाथ नजर आ रहा है ये भी एक 2D मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या बनी डियर स्टूडेंट्स? टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। एक्चुअली ये जितनी भी मोशन मैंने आपको अभी डिस्कस की हैं जिसमें पहली दो 1D थी और जो अभी हमने दो 2D मोशंस डिस्कस की हैं, इन तमाम मोशन में एक्चुअली जो फोर्स एक्ट कर रही है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। इफ़ वी इग्नोर एयर फ्रिक्शन, यानी अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन, the only force which is acting on the projectile is actually force of gravity। यानी ये जो येलो कलर का 2D पाथ आपको नज़र आ रहा है और ये रेड कलर का 2D पाथ नज़र आ रहा है, इसमें बॉडी पे एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हुए हम कह सकते हैं सिर्फ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्सेलरेशन पैदा करती है? इक्वल टू जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, या जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर भी कह सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज एक्चुअली टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स। एवरीडे लाइफ में हमें प्रोजेक्टाइल मोशन की बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं जी। नंबर 1, अगर कोई भी क्रिकेट प्लेयर ले लो, फुटबॉल प्लेयर ले लो, अगर एक क्रिकेट प्लेयर एक बॉल को थ्रो करता है ग्राउंड में तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। एक फुटबॉल प्लेयर जब फुटबॉल को किक करता है
तो बॉल इस येलो वाले पाथ को देखिए, इसी पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड में एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। या क्रिकेट में एक बैट्समैन जब सिक्स लगाता है तो ये वाली मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। मतलब एवरीडे लाइफ में देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो अभी मैं सिर्फ या चूंकि ये रिवीजन लेक्चर है, सारी बातें लिस्ट नहीं करूँगा, कुछ बातें हमारी जो है सिर्फ ज़ुबानी चल रही होगी, सारी बातें लिस्ट करूँगा तो ये तो एक प्रॉपर एफएससी का लेक्चर होगा, जो एक जिसमें हम 40 मिनट्स के लेक्चर में सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाते हैं। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा टॉपिक है जो हम 40 मिनट्स के 3 लेक्चर्स हमारे लग जाते हैं क्लासेस में, लेकिन आज हम इसे फास्ट वे में रिवाइज करेंगे। अच्छा जी, दूसरी एग्जांपल क्या होगी, अगर आप कोई मूविंग ट्रेन से या मूविंग बस से एक बॉल को ड्रॉप करें, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो मैनी एग्जांपल्स आर देयर इन एवरीडे लाइफ। अब हम एग्जांपल्स के बाद मूव करेंगे, इसके दो मेन एक्चुअली केसेस हैं। इस डायग्राम पे वापस आइए ज़रा, ये जो आपको रेड कलर का 2D मोशन नज़र आ रहा है, इसमें हमने बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया था, इसीलिए इस वाले प्रोजेक्टाइल को, ये जो रेड कलर का 2D पाथ है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और जिस प्रोजेक्टाइल में आपने इसको ओब्लीक डायरेक्शन में फेंका था, ओब्लीक, इसे कहते हैं ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को अब डिटेल से डिस्कस करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को आप ग्राउंड से एक सर्टन हाइट पे ले जाकर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, इसीलिए इसका नाम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। आइए अब इसकी एक बेसिक सी डायग्राम पहले बना लेते हैं। यहाँ सपोज कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये नीचे ग्राउंड बना लीजिए, ये ग्राउंड आ गई। ग्राउंड से एक सर्टन हाइट पे एक ऑब्जेक्ट को लिया, इसकी हाइट को y कह देते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस को y से डिनोट करेंगे, h भी कह सकते हैं। इस बॉडी का मास सपोज कर लीजिए m है। अब इस बॉडी को हमने थ्रो किया है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी p i x। i क्यों आया है, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, और x क्यों आया है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया है। अब इससे पहले कि मैं इस बात को कंटिन्यू करूं, मुझे दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पे बतानी है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करूं F इज इक्वल टू m में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मुझे एक्सेलरेशन का भी x कंपोनेंट लेना होगा, फोर्स का भी x कंपोनेंट लेना होगा। अब चूंकि आप देख सकते हैं, अभी हमने बात की थी इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन, सिर्फ ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है प्रोजेक्टाइल पे, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं होती। एज ए रिजल्ट यहाँ से ए एक्स कितना आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय m विच इज़ 0। अब ए एक्स 0 होने का मतलब क्या है, ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, और ये चेंज इन वेलोसिटी कौन सी वाली होगी, एक्स कंपोनेंट वाली। इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बच्चों आपने बात भूलनी नहीं है। तो प्रोजेक्टाइल जब आपने फेंक दिया, उस टाइम अगर इनिशियल पॉइंट पे उसका एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का 10 है, तो थ्रू आउट द मोशन, जब तक इसने ज़मीन के साथ आकर वापस टक्कर नहीं खा जाना, तब तक एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यही रहना है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि वी आई एक्स और वी एफ एक्स ये बराबर होंगे, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसी भी फाइनल पॉइंट पे उतनी ही होगी जितनी इनिशियल पॉइंट पे है। इसलिए एक्स कंपोनेंट के साथ आई या एफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए इस वेलोसिटी को खाली वी एक्स कह दिया। वी एक्स वेलोसिटी से हमने थ्रो किया है। अभी हम साथ में इसका एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट भी देख लेते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ इधर अप्लाई कीजिए दोबारा से,
लेकिन अब आपने न्यूटन सेकेंड लॉ में वाई कंपोनेंट्स लेने हैं। मैं अलोंग वाई एक्सिस अप्लाई कर रहा हूँ। अब वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्ट करने वाली फोर्स है वो ग्रेविटी है डियर स्टूडेंट्स, और ग्रेविटी होती है वेट के बराबर, और वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो आप देखिए यहाँ से m कैंसिल होके ए वाई का फॉर्मूला आ गया g के बराबर, और यहाँ से ये बात साबित भी हो गई। अगर आप नेट एक्सेलरेशन निकाल लो, अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट स्केयर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्केयर, एक्स कॉम्पोनेंट जीरो है एक्सेलरेशन का, वाई कॉम्पोनेंट जी है, के बाद ये अंडर रूट जी स्केयर आएगा, इट वुड बी जी। क्या यही डेफिनेशन में हमने लिखा नहीं था ये जी? देखें, टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट जी, वही बात साबित हो गई। ओके, अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरफ वापस आते हैं। हमने वी एक्स वेलोसिटी से वाई हाइट से फ्रॉम ग्राउंड एक ऑब्जेक्ट को फेंका। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह 2D पाथ बनाता हुआ नीचे आएगा और ग्राउंड पे हिट होगा। अब ये ग्राउंड तक आते हुए इसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल की है इसको हम एक्स कह देते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में कि इसमें चूंकि आपने इनिशियल पॉइंट पे बॉडी को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है, कोई वेक्टर अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो तो उसका वाई कंपोनेंट जीरो होता है। दिस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। सो फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वी आई एक्स वी एफ एक्स के बराबर होगा, इसलिए हम इन दोनों को वी एक्स ही लिखा करेंगे, और वी आई वाई जीरो होगा। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या बन सकती है? अ बॉल और अ बॉडी ऑफ सर्टेन mass m at a certain height y from the ground is thrown with a certain velocity v along horizontal direction. It follows two-dimensional path under constant acceleration due to gravity. This is known as horizontal projectile. और इसके लिए आपने ये दो बातें याद रखनी है, वी आई वाई जीरो है और वी आई एक्स वी एफ एक्स इक्वल टू वी एक्स है। नेक्स्ट अगले पेज पे मूव करेंगे। अब हमने कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x फाइंड करने के लिए हमने यूज डियर स्टूडेंट्स इक्वेशंस ऑफ मोशन करनी है। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे जो इस्तेमाल होगी वो सेकेंड इक्वेशन होगी, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, क्योंकि डिस्टेंस या तो सेकेंड इक्वेशन में होता है या थर्ड इक्वेशन में होता है। अब चूंकि मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो मैं इस इक्वेशन को अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई कर दूंगा। तो अब मुझे अब s का भी x कंपोनेंट लेना होगा, तो s की जगह x आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी का भी x कंपोनेंट लेंगे, टाइम का कोई कंपोनेंट नहीं होता। एक्सेलरेशन का भी x कंपोनेंट लेंगे, साथ टी स्क्वायर आ गया। अभी हमने पीछे प्रूव किया है कि ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी सारी, सेकेंड टर्म ये ज़ीरो हो जाएगी। आपके पास x का फॉर्मूला आ जाएगा वी आई एक्स इंटू टी। अभी पीछे हमने ये भी बात पढ़ी है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कि वी आई एक्स बराबर होता है वी एफ एक्स के, ये बराबर होता है सिंपल वी एक्स के। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया वी एक्स इंटू टी। अब अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं तो इसी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, बट दिस टाइम अलोंग वाई एक्सिस। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर अलोंग वाई एक्सिस, इसे अप्लाई कीजिए तो ये s बन जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस y, वी आई का y कंपोनेंट आएगा, टाइम का कोई कंपोनेंट नहीं होता, a का अब y कंपोनेंट आएगा और टाइम का कोई कंपोनेंट नहीं होता। अब डियर स्टूडेंट्स पीछे अभी हमने पढ़ा था वी आई वाई जीरो होता है फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो इस टर्म की जगह जब जीरो आएगा तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, जीरो प्लस, और ए वाई अभी हमने पीछे प्रूव किया है ये g के बराबर था, तो ए वाई की जगह g आ गया, टी स्क्वेयर वैसे ही रहा। सो y यानी वर्टिकल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आ गया हाफ जी टी स्क्वेयर। यहाँ से आप टाइम का भी एक फॉर्मूला बना सकते हो, दिस वुड बी 2y ओवर जी स्क्वेयर रूट। दिस इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल।
इतना पार्ट जो अभी तक हमने डिस्कस किया है डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, यानी इतना पार्ट ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं ओब्लीक प्रोजेक्टाइल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसको हम ग्राउंड के साथ या हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एक सर्टन एंगल पे थ्रो करते हैं, उसे हम ओब्लीक प्रोजेक्टाइल कहते हैं डियर स्टूडेंट। आइए हम सबसे पहले इसकी एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। से ये मैंने अपनी आसानी के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पड़ा है जी, लाइक दिस, जिसका सर्टन मास m है। इस बॉडी को अब हम थ्रो कर रहे हैं एट अ सर्टन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी vi। अब कोई भी वेक्टर डियर स्टूडेंट्स अगर थीटा एंगल पे हो तो उसका x कंपोनेंट क्या होता है, vi cos थीटा। अगर यही वेक्टर a होता तो a का x कंपोनेंट होना था a cos थीटा। इन द सेम वे इसका y कंपोनेंट इस टाइम होगा पी आई वाई, विच इज वी आई साइन ऑफ थीटा। अब जब इसको आप थ्रो करेंगे तो एक्चुअली ये 2D पाथ लेता हुआ लाइक दिस, ये ग्राउंड के साथ आके हिट होगा। अब ये जो इसका पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। ओके, अब इसमें वी आई एक्स वी आई कॉस थीटा होगा हमेशा, ये बातें लिस्ट कर लेते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स दूसरी बात, इसमें वी आई वाई पी आई साइन थीटा होगा। और जिस तरह हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ए एक्स ज़ीरो था, इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन, यहाँ भी ज़ीरो होगा। और ए वाई वहाँ हमने जी लिया था, यहाँ हम माइनस जी लेंगे थ्रू आउट द मोशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो जी का साइन होता है वो विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी लिया जाता है। इन ओब्लीक प्रोजेक्टाइल जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डाउनवर्ड होता है। दैट्स वाई जी का साइन थ्रू आउट द मोशन नेगेटिव रहेगा। ओके, ये चार बातें आपको याद होनी चाहिए। फिर अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट है, एक्चुअली इस पॉइंट पे बॉडी के पास सिर्फ एक्स कंपोनेंट मौजूद होगा, इसका वाई कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा। यानी ये कोई फाइनल पॉइंट ले लिया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। इस पॉइंट पे बॉडी में सिर्फ एक्स कंपोनेंट मौजूद होगा, पी एफ एक्स इक्वल टू वी आई एक्स। वही बात जो हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी की थी, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही होगा, और वो उतना ही होगा जितना इनिशियल था। और इनिशियल कितना था डियर स्टूडेंट्स, वी आई कॉस थीटा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू है जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, उनके दिमाग में होता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे शायद बॉडी रुकती है फिर वापस आती है। वो तब होता है जब आप एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करो, तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर मोमेंटरीली रुकेगी फिर वापस आ जाएगी। लेकिन इस केस में आप ओब्लीक डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो, बॉडी के अंदर एक्स कंपोनेंट मौजूद है वेलोसिटी का, जिसने कभी नहीं बदलना। तो हाईएस्ट पॉइंट पर भी सिर्फ वाई कंपोनेंट जीरो होगा, एक्स कंपोनेंट कभी जीरो नहीं होगा। अब ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली चार टॉपिक्स हैं। उसमें से पहले टॉपिक का आगाज लेते हैं जी। नंबर वन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आप जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है, तो इस मोशन में कोई भी वेक्टर होगा तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। तो वेलोसिटी एक वेक्टर है तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे किसी भी पॉइंट पे। सो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम या एट एनी फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसका सबसे पहले हम एक्स कंपोनेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। व्हाट वुड बी इट्स एक्स कंपोनेंट। अभी हमने पढ़ा है कि एक्स कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता भाई,
यानी फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट उतना ही होगा जितना इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, और वो कितना था, वी आई कॉस थीटा। ये तो एक स्टेप में ही सॉल्व हो गया। अब हम वाई कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट चूंकि चेंज होता है ग्रेविटी की वजह से, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी एफ इज इक्वल टू पी आई प्लस ए टी। अब मुझे चूंकि वाई कंपोनेंट चाहिए तो मैं इस इक्वेशन को अलोंग वाई एक्सिस अप्लाई करूंगा। तो वी एफ का भी वाई कंपोनेंट आ जाएगा, पी आई का भी वाई कंपोनेंट आएगा, ए का भी वाई कंपोनेंट आएगा, टाइम का कोई कंपोनेंट नहीं होता। तो यहाँ से मेरे पास वी एफ वाई डियर स्टूडेंट्स आ गया। पी आई वाई आपको बताया था यहाँ पे ये वी आई साइन थीटा होता है, पी आई साइन थीटा। ए वाई की वैल्यू माइनस जी होती है फॉर ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, साथ टाइम आ गया। तो हमने वाई कंपोनेंट का भी फॉर्मूला बना लिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जब वाई कंपोनेंट भी आ गया तो अब नेट वेलोसिटी निकालने के लिए किसी भी इंस्टेंट पे, आप जानते हैं उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। दिस इज़ अ बेसिक फार्मूला जो हम चैप्टर 2 में किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यही फार्मूला हमने वेलोसिटी पे अप्लाई किया एट एनी फाइनल पॉइंट। फिर अगली बात आती है डियर स्टूडेंट्स डायरेक्शन के लिए। अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालनी है, जिस तरह हमने वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स चैप्टर 2 में, एक बड़ा मशहूर टॉपिक है जी, जिसमें हमने थीटा फाई के ज़रिए ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर 4 क्वाड्रेंट्स में निकाली थी, तो यहाँ भी हम वही फाई पहले निकालेंगे, विच वुड बी टेन इनवर्स फाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यही फार्मूला जब आप चैप्टर 2 में लिखते थे तो वो टेन इनवर्स आपको याद होगा आर वाई ओवर आर एक्स करके लिखते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, its magnitude, its x component, its y component, its total value and its direction। ये चारों बातें आपने यहाँ पे कर देनी है। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के ये चारों पार्ट्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, ये चारों में से कोई से दो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। अभी हम मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। ऊपर जो हमने डायग्राम ड्रॉ की थी उसकी तरफ चलते हैं। इसको हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायग्राम में जब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा डियर स्टूडेंट्स, तो इसने ये एक हाइट कवर की है। इस हाइट को हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। और ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 है और एक्स कंपोनेंट वी आई कॉस थीटा है। ये इस बात को याद रखिएगा। आइए जी, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, 2as इज इक्वल टू पी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। वाई थर्ड इक्वेशन, हाइट निकालनी है, हाइट डिस्टेंस है, डिस्टेंस थर्ड में होता है और सेकंड में होता है। सेकंड इसलिए यूज़ नहीं की चूँकि सेकंड में टाइम भी आता है 1/2 AT²। अब टाइम हमें नहीं पता, इस टाइम इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, इसलिए ज़्यादा फिजिबल इक्वेशन थर्ड इक्वेशन थी। अब इस थर्ड इक्वेशन में डियर स्टूडेंट्स, आप चूँकि हाइट निकाल रहे हो, हाइट अलोंग वाई एक्सिस होती है, तो इस इक्वेशन को आप अप्लाई करो अलोंग वाई एक्सिस। तो अब एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट लेंगे, एस हाइट बन जाएगी मतलब एच, और फाइनल वेलोसिटी का भी वाई कंपोनेंट आएगा, इनिशियल वेलोसिटी का भी वाई कंपोनेंट आएगा। अब आप जानते हो कि प्रोजेक्टाइल, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए ए वाई माइनस जी होता है, और हाइट हमने निकालनी है। पी एफ वाई अभी मैंने बताया है कि 0 होता है एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, और वी आई वाई की वैल्यू थी वी आई साइन थीटा। साथ इसका स्क्वायर कर दीजिए। आगे फर्दर हम पेज की राइट साइड पे मूव करते हैं ऊपर।
तो ये लेफ्ट साइड पे बचेगा -2gh, -2gh, और राइट साइड पे बचेगा -vi² साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस माइनस कट के पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास हाइट का फार्मूला आ गया, pi² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। तो थर्ड टॉपिक इज नाउ टाइम ऑफ लाइट। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल from its point of projection or point of launching to the point where it hits the ground at same level। यानी प्रोजेक्टाइल को जिस लेवल से आपने फेंका था उसी लेवल तक वापस आने में ये जितना टाइम लेगा, दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो इनिशियल पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ थ्रो है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, पॉइंट ऑफ लॉन्च है, और जो फाइनल पॉइंट है दिस इज द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड एट सेम लेवल। जरूरी है डियर स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन में लिखना। तो अब आइए इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए अब हम सोचते हैं कौन सी इक्वेशन यूज करें। टाइम फर्स्ट इक्वेशन में भी होता है, टाइम सेकंड इक्वेशन में भी होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं होता। तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्चुअली फाइनल वेलोसिटी होती है। अभी हमें फिलहाल फाइनल वेलोसिटी एट ग्राउंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अब हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू पी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब इस इक्वेशन को किस डायरेक्शन में अप्लाई करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चूंकि बॉडी का फाइनल पॉइंट इस टाइम ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे बॉडी जब वापस आ गई है तो उसकी हाइट जीरो होगी, हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, इसलिए हम इसको अलोंग वाई एक्सिस अप्लाई करेंगे। उससे हमारे लिए एक आसानी हो जाएगी क्योंकि एस जीरो हो जाएगा वाई एक्सिस में अप्लाई करने से। एस बन जाएगा हाइट जो कि जीरो है, चूंकि बॉडी हैज कम बैक टू द सेम लेवल। पी आई का वाई कंपोनेंट ले लेंगे, टाइम साथ वैसे ही आ जाएगा, 1/2 ए का भी वाई कंपोनेंट आ गया और टाइम वैसे ही आ गया जी। फर्दर ये लेफ्ट साइड पे तो जीरो आ गया, पी आई वाई को हमने वी आई साइन थीटा लिख लिया इंटू टी। ए वाई की वैल्यू फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल आपको बताया -g होती है। अब अगले स्टेप में आप ये जो नेगेटिव टर्म है -1/2 g t², इसको राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे ले आइए तो ये प्लस हो जाएगी। इसको मैं अगले पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1/2 g t² इज इक्वल टू, राइट साइड पे बचेगा वी आई साइन थीटा इंटू टी। अब ये एक टी इस टी से कैंसिल हो जाएगा, 2 को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और जी को इस तरफ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मेरे पास फॉर्मूला आ गया 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। आप देख रहे हैं इनकी छोटी छोटी सी डेरिवेशंस हैं, इसलिए ये कोई एक टॉपिक लॉन्ग में नहीं आता, इन चारों में से कोई से दो आते हैं। पहला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दूसरा मैक्सिमम हाइट, तीसरा टाइम ऑफ फ्लाइट एंड चौथा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसकी तरफ अभी हम मूव करने जा रहे हैं जी। तो नेक्स्ट इज range of projectile, number 4, range of projectile is actually the maximum horizontal distance covered by the projectile in a time equal to time of flight। यानी अपनी पूरी फ्लाइट जब ये प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर लेता है तो उस दौरान ये ज़मीन पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, थर्ड भी। सेकेंड में आपको पता है टाइम होता है, टाइम हम निकाल चुके हुए हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे थर्ड यूज़ करोगे तो थर्ड में फिर वही फाइनल वेलोसिटी होती है जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता। तो मैंने आपको हर जगह पे लॉजिकली ये बताया है कि कौन सी इक्वेशन कहाँ क्यों इस्तेमाल हो रही है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन इज एस इज इक्वल टू पी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर।
अब इसको हमने अप्लाई करना है अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है विच इज कॉल्ड रेंज। सो अलोंग एक्स एक्सिस एस बन जाएगा रेंज, एक्स भी कह सकते थे लेकिन इस टाइम रेंज के लिए आर लेटर यूज किया गया है। पी आई का एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा, टाइम वैसे ही रहेगा। 1/2 ए का भी एक्स कॉम्पोनेंट आएगा, टाइम वैसे ही रहेगा। अब आप जानते हो कि ए एक्स तो भाई ज़ीरो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, चाहे वो ओब्लीक हो या हॉरिजॉन्टल हो। तो यहाँ से रेंज बन गई पी आई एक्स की जगह वी आई कॉस थीटा आ गया, ई वैसे ही रहा, और ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ए एक्स ज़ीरो है। तो हमारे पास बचेगा ये, आगे राइट साइड पे चलते हैं। रेंज का फॉर्मूला बचा वी आई कॉस थीटा इंटू टी, वी आई कॉस थीटा इंटू टी। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये जो टी टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पहले निकाल रखा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा वी आई कॉस थीटा इंटू टी की वैल्यू आ गई 2 VI साइन थीटा ओवर जी। तो रेंज का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, वी आई से मल्टीप्लाई होकर ये वी आई स्क्वायर हो जाएगा। बाकी 2 साइन थीटा कॉस थीटा को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू साइन 2 थीटा। दिस फैक्टर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन डबल ऑफ द एंगल थीटा, यानी साइन 2 थीटा। तो हमारे पास रेंज का फार्मूला आ गया पी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा divided by g. This is the final expression for range of projectile. फर्दर अगर आप इसी में देखिए तो ये हमें फार्मूला बता रहा है कि रेंज इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा फैक्टर। तो अगर आपने रेंज को मैक्सिमम करना है तो आपको इस फैक्टर को मैक्सिमम करना पड़ेगा। अब साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो यहाँ से 2 थीटा आ गया साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 आप कैलकुलेटर पे चेक करें, ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से एंगल की वैल्यू आएगी 90 डिग्री का हाफ, यानी 45 डिग्री। इट मीन्स यहाँ से ये बात साबित हुई कि अगर प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे लॉन्च किया जाएगा तो वो मैक्सिमम रेंज देगा। सो रेंज का जो फार्मूला था पी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, इसमें आप थीटा को 45 पुट कर देंगे तो 45 इंटू 2 90, साइन 91 हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आ जाएगा पी आई स्क्वेयर ओवर जी। और एक और बात, जो आपने ऊपर ये फार्मूला लिखा हुआ है इसमें अगर आप इतने हिस्से को मैक्सिमम रेंज कह दो तो आर का फार्मूला आर मैक्स इंटू साइन 2 थीटा भी लिखा जा सकता है। कभी आपका ये भी फार्मूला यूटिलाइज हो सकता है एमसीक्यू या किसी न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू में। हे डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन आपके सामने कंप्लीट किया। इसी तरह आपको सारी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स जिसमें 67 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन। तो जल्द से जल्द अपने आपको FSFR सेशन में रजिस्टर करवाइए ताकि आप इस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। और अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल पे जाके लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।